महाराष्ट्र की सियासत 6 हिस्सों में बटी हुई है। हर इलाके का अपना अलग सियासी मिजाज है। ऐसे में सभी की निगाहें मराठवाड़ा के इलाके पर टिकी हुई हैं, जहां की राजनीति जातीय समीकरणों पर टिकी हुई है। इसके 43 विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में राज्य के 5 क्षेत्रों का सियासी मिजाज हार जीत का भविष्य तय करता है। इन क्षेत्रों में मराठवाड़ा हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन मराठवाड़ा क्षेत्र की ज्यादातर सीटें जीतने में कामयाब रहा था, लेकिन मराठा आरक्षण आंदोलन और लोकसभा चुनाव के बाद सियासी स्थिति कुछ बदल गई है। लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सहारे बीजेपी मराठवाड़ा बेल्ट में अपना सियासी दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तिकड़ी उसके लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मराठवाड़ा का इलाका कर्नाटक और तेलंगाना की सीमा से लगा है। इस क्षेत्र में जालना, बीड, परभणी, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद और हिंगोली जिले की 46 विधानसभा सीटें आती हैं। 2014 और 2019 में मराठवाड़ा इलाके की 30% से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीतकर अपने नाम की थी, लेकिन इस बार जातीय समीकरण ने उसकी सियासी टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन बीजेपी को अब भी उम्मीद है कि मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे के चुनावी मैदान से हटने से बीजेपी को फायदा होगा। अगर डिवीजिव पॉलिटिक्स करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उन सबको लेके जो एकता का संदेश प्रधानमंत्री जी दे के चल रहे हैं, मजबूत भारत का संदेश लेके प्रधानमंत्री चल रहे हैं, विकसित भारत का संदेश जो लेके साथ चल रहे हैं, या कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो वह है एक यूनिटी का संदेश। उसके बगैर कांग्रेस केवल जाति के नाम पे बांट दो, धर्म के नाम पे बांट दो, इसको अपीस करके वोट बैंक पॉलिटिक्स कर लो। 2019 के विधानसभा चुनाव में मराठवाड़ा की 46 सीटों में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन 28 सीटें जीतने में कामयाब रहा था, जिसमें बीजेपी ने 16 और शिवसेना ने 12 सीटें अपने नाम की थी। कांग्रेस और एनसीपी ने 8-8 सीटें और 2 सीटें अन्य दलों ने जीती थी। 2014 के चुनाव में मराठवाड़ा की 46 सीटों में से बीजेपी 15, शिवसेना 11, कांग्रेस 9, एनसीपी 8 और अन्य को 3 सीटें मिली थी। इस तरह बीजेपी और शिवसेना ने मराठवाड़ा की सीटों पर कब्जा जमाकर महाराष्ट्र की सत्ता अपने नाम कर ली थी। लेकिन साल 2023 में मराठा आंदोलन के चलते सियासी समीकरण बदल गए हैं। मराठा समुदाय को कुनबी का दर्जा देकर ओबीसी कोटे में आरक्षण दिलवाने के लिए शुरू हुए आंदोलन ने पूरे मराठवाड़ा की हवा ही बदल दी है। इसका खमियाजा बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना को 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। मराठवाड़ा में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी और यहाँ की 8 लोकसभा सीटों में से 3 कांग्रेस, 3 शिवसेना यूबीटी, 1 एनसीपीएस और 1 शिंदे की शिवसेना जीतने में कामयाब रही और 8 में से 7 मराठा सांसद बने। एनसीपी बटी हुई है, शिवसेना बटी हुई है, कांग्रेस का कमजोर पड़ी है। ऐसे में वहाँ पर केवल मराठा भले ही ज्यादा हों, लेकिन दूसरे अन्य समुदाय भी हैं। अगर मराठा एकजुट होंगे तो दूसरे समुदाय भी एकजुट हो सकते हैं। हमने हरियाणा में देखा, जब कांग्रेस ने जाट राजनीति की तो दूसरे समुदाय इकट्ठे हो गए। उसका नतीजा ये हुआ कि जो कांग्रेस जीती मानी चल रही थी वो चुनाव हार गई। तो हर क्षेत्र में इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए मराठवाड़ा में भले ही अभी आपको जो मराठा आरक्षण नेता जरांगे ने चुनाव लड़ने से अपने कैंडिडेट हटा लिए हो, कुछ चुनाव में हट गए हो क्योंकि उनको समर्थन नहीं किया, एनसीपी भी खुल के उनके समर्थन में नहीं आई, भले ही उनका लाभ एनसीपी को मिलता हो। मराठवाड़ा की सियासत पूरी तरह से जातीय समीकरणों में उलझी हुई है। मराठवाड़ा में मराठी 35% से भी ज्यादा हैं, तो ओबीसी की आबादी भी यहाँ पर 35 से 40% के बीच है। बीजेपी यहाँ मुंडे परिवार के जरिए ओबीसी वोटों पर प्रभाव रखती रही है। 1 साल से चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण सबसे ज्यादा असुरक्षित ओबीसी समाज महसूस कर रहा है। ओबीसी नहीं चाहता कि उसके कोटे का आरक्षण मराठों को दिया जाए। इसके चलते ओबीसी और मराठा एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी की मुश्किल ये है कि एक समुदाय को एड्रेस करे तो दूसरा समुदाय नाराज हो जाएगा। ऐसे में मराठा और ओबीसी ध्रुवीकरण के साथ साथ मराठवाड़ा इलाके की 15% मुस्लिम आबादी अपना सियासी असर दिखा सकती है।
मराठवाड़ा हमेशा से शिवसेना की गढ़ रही है, इसलिए बीजेपी ने इस बार शिवसेना शिंदे गुट को मराठवाड़ा क्षेत्र से 16 सीटें दी है, जबकि बीजेपी महज 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी को लगता है कि शिवसेना शिंदे गुट मराठा आंदोलन की काट कर पाएगा। अगर ये संभव हुआ तो बीजेपी मराठवाड़ा में भी भारी बहुमत हासिल कर सकती है। कृष्णदीप के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जारी है। आने वाली 20 नवंबर को जनता नई सरकार के लिए वोटिंग करेगी। इसके लिए सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। लिहाजा कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एक इंटरनल सर्वे करवाया, जिसकी रिपोर्ट को देखते हुए पार्टी ने वहां पूरा दम लगा दिया है। दिखाते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव के आखिरी दिनों में कांग्रेस ने अपने प्रचार के लिए कमर कस ली है, क्योंकि सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की आंतरिक सर्वे कराई गई उसमें महाविकास अघाड़ी को बहुत ही साधारण बहुमत मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने प्रचार के लिए मेगा प्लान बनाया है। इसमें शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। महाराष्ट्र के रण में टक्कर जोरदार है। महायुति चाहता है कि सूबे में उसकी सरकार रिपीट हो जाए, जबकि महाविकास अघाड़ी ने भी सरकार बनाने के लिए दम लगा रखा है। इसी को लेकर सूत्रों के मुताबिक खबर है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक आंतरिक सर्वे करवाया, जिससे पार्टी को खबर मिली कि इस बार सूबे में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन सकती है। महाविकास अघाड़ी को सर्वे में 147 से 155 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को अकेले 65 से 70 सीटें मिल सकती हैं। आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट को देखते हुए महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों के लिए कांग्रेस ने प्रचार का मेगा प्लान बनाया है। आखिरी 5 दिनों में कांग्रेस के नेता 75 रैलियां करेंगे। अकेले खरगे, राहुल और प्रियंका मिलकर 20 से ज्यादा जनसभाएं करेंगे। आने वाले दिनों में लगभग हर रोज हमारे तीनों नेता महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर बड़े पैमाने पर पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं और पूरे तौर पर न केवल हमारे 3 प्रमुख नेता बल्कि हमारे तमाम सीनियर नेता महाराष्ट्र के अंदर भी, झारखंड के अंदर रोज कई जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव को हम किसी भी कीमत पे जीतना चाहते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के आखिरी चरण में सभी राजनीतिक पार्टियां बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने के लिए अपनी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस की जो त्रिमूर्ति है, उन्होंने भी 3 बड़े मुद्दे उठाए हैं, जिस पे बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए भी रणनीति बनाई है। पार्टी के 3 बड़े नेता खरगे, राहुल और प्रियंका बीजेपी को 3 मुद्दों पर घेरेंगे। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे और बटेंगे तो कटेंगे के नारे की काट का जिम्मा पार्टी अध्यक्ष खरगे को सौंपा गया है। सामाजिक न्याय की भूमि महाराष्ट्र में साहूजी महाराज बाबा साहब आम्बेडकर के जरिए दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण का जवाब भी खरगे ओबीसी और दलित वोट बैंक को साध कर देंगे। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे और मराठा आरक्षण जैसे मुद्दों के लिए राहुल गांधी को जिम्मा दिया गया है। राहुल गांधी जातीय जनगणना और आरक्षण की 50% सीमा तोड़ने की बात को और धार देकर इन मुद्दों के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में और तेजी से जुट गए हैं। तीसरी और अहम जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौंपी गई है। महिलाओं को सत्ता में आने पर 3,000 रुपया महीना देने और उनसे जुड़ी और योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रियंका के पास होगी। कांग्रेस पार्टी आने वाले 18 तारीख तक गांव-गांव जा रही है, पांव-पांव जा रही है, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अनेक सभाएं कर रहे। श्री राहुल गांधी जी आज भी महाराष्ट्र में हैं, कल भी महाराष्ट्र में है, नागपुर के दौरे पे डीके शिव कुमार जी आ रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। ये सारे के सारे लोगों को लगा करके हमें ऐसा लगता है कि सैकड़ों सभाएं हम अगले 18 तारीख तक करने वाले हैं और पूरे महाराष्ट्र की गली गली में, नगर नगर में, डगर डगर में हम अपने प्रत्याशियों के समर्थन के लिए सभाएं कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में हमें प्रशंसा मिल रही है, हमारे नेताओं को लोग देखने के लिए उमड़ पड़ के आ रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम चुनाव में अपनी सरकार बनाएंगे, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाएंगे। महाविकास अघाड़ी इस चुनाव को जीतने जा रही है। जमीन पर आप देखिए बीजेपी का जो भी प्रोपेगेंडा दिखता है आपको, लेकिन जमीन पर जो भी पत्रकार जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर आक्रोश है। अभी हम विदर्भ की बात कर रहे थे, 80 सीट है,
वहाँ किसान त्राही त्राही कर रहा है। लगातार किसान की आत्महत्याएं हुई हैं। सोयाबीन जैसे मुद्दे के ऊपर किसान बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। जो सोयाबीन आज से 2 साल पहले 10,000 रुपये क्विंटल बिक रहा था, आज 4100 रुपये क्विंटल बिक रहा है। और एमएसपी पे लेने को तैयार नहीं है बीजेपी। आज भी वो वायदा नहीं करने को तैयार हैं कि हम एमएसपी पे खरीद पूरी करेंगे। कांग्रेस पार्टी उन तमाम लोगों के लिए खड़ी है। वैसे भी महाराष्ट्र की सियासत 6 हिस्सों में बटी हुई है, जहां मराठवाड़ा में 46 विधानसभा सीटें हैं, कोंकण में 39 विधानसभा सीटें हैं, विदर्भ में 62 सीटें विधानसभा की हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र में 58 सीटें हैं, उत्तर महाराष्ट्र में 47 विधानसभा सीटें हैं, जबकि मुंबई में 36 सीटें विधानसभा की हैं। इन सभी 6 क्षेत्रों में नतीजे क्या होंगे ये तो 23 नवंबर को पता लगेगा। लेकिन इस बार बीजेपी शिवसेना का गढ़ रहा मुंबई का राजनीतिक परिदृश्य बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में यहां महाविकास अघाड़ी को बढ़त मिली है। महाराष्ट्र चुनाव के आखिरी चरण में कांग्रेस अपने शीर्ष त्रिमूर्ति के जरिए बीजेपी के चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश कर रही है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। अब देखना ये अहम होगा कि क्या ये त्रिमूर्ति बीजेपी के चक्रव्यूह को भेद पाती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।